तो साथियों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो देखिए, आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड से संबंधित जीके जीएस के प्रश्न। और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखिएगा, पहला सवाल क्या पूछा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? क्या दिहांग, तिस्ता, पद्मा या हुगली? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलते हुए, यानी कि ये तिब्बत से निकल करके भारत में इस तरह से प्रवेश करती है, उसके बाद अरब की सागर में जाके मिल जाती है। तो तिब्बत में यहाँ यानी कि जहाँ से निकलती है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। वहीं जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से आगे असम में आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और वहीं जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आगे बढ़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, तिब्बत में क्या, तो सांगपो के नाम से, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या है? दिहांग है। बिल्कुल जो है ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन में नहीं है नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट और पीट। तो जो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे जो घटिया कोयला होता है वो पीट होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम पाई जाती है। लेकिन जो बिटुमिनस कोयला है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है अगर सवाल आपको पूछ ले, सबसे अधिक, ठीक है, तो वो पाया जाता है बिटुमिनस। गोंडवाना समूह में जो कोयला खदान है उनमें सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा, कृष्णा की सहायक, सिंधु की सहायक या छोटी गंगा? तो देखिए, गोदावरी जो नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर इसका हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, अमरकंटक, गंगोत्री या नागपुर? तो देखिए, सिंधु नदी कहाँ से उद्गम इसका होता है? तो मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में, कहाँ पे है? तिब्बत में है, और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। वहीं बात कर लेते हैं अमरकंटक से। तो अमरकंटक से कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। उनमें से एक है सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से होता है। वहीं नर्मदा नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 5वां सवाल है, नर्मदा और तापी नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो देखिए, नर्मदा नदियाँ इस दिशा में बहती हैं। ठीक है, ये होती है पश्चिम की दिशा। ठीक है, बायां हाथ की जो दिशा होती है वो पश्चिम की दिशा होती है, और इन दिशा में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। ये नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कैसी घाटी? रिफ्ट घाटी, यानी पहाड़ों के बीच का जो घाटी बना हुआ है, दोनों नदियाँ आपस में समानांतर बहती है रिफ्ट घाटियों से, और यह बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्मा, राजेंद्र प्रसाद या सी. सुब्रमण्यम?
तो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी, और ये किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, कृषि उत्पादनों में बढ़ोतरी से संबंधित है। 7 नंबर सवाल है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? क्या झारखंड में है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो भारत में कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो है कहाँ, तो झारखंड में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ ले कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछिए तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा राज्य जो है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भंडार के मामले में झारखंड सबसे आगे है। वहीं पश्चिम बंगाल के रानीगंज से सबसे पहली बार भारत में कोयला निकाला गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर सवाल है, भारत में कोयले की सबसे पुरानी खदान कौन सी है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या काशीपुर? देखिए, सबसे पुरानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले कोयला कहाँ से निकाला गया था, तो यही बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, रानीगंज, पश्चिम बंगाल से। और रानीगंज से सबसे पहली बार कोयला कब निकाला गया था, तो 1774 ईस्वी में पहली बार कोयला निकाला गया था। 9 नंबर सवाल में है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या सोना? तो बॉक्साइट जो है यह अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का और भी अयस्क है, क्रायोलाइट नाम से है। क्या नाम है? क्रायोलाइट। ये भी जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। वहीं लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। दूसरा फिर होता है मैग्नेटाइट। और अगला होता है सीडेराइट। क्या होता है? सीडेराइट। और चौथा होता है लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सारे लोहे के अयस्क हैं, ध्यान रखेंगे आप। 10 नंबर सवाल है, कपास किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या बारहमासी? तो देखिए, कपास कैसी फसल है? खरीफ फसल है। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कपास की बात करें तो कपास जो है यह काली मृदा में पाई जाती है। काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। काली मृदा का सबसे अधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है, रेगुर मृदा। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा गया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। 11वां सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। क्या NH7 है, 27 है, 44 है या 48 है? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NH44 जो है यह जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? तो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है 12 नंबर में, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो देखिए, आपको बता दें नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। जैसे भारत का एक मानचित्र है, यहाँ पे इस तरह से गुजरात आ जाता है और इस तरह से ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, अगर भारत के मानचित्र में अगर इस साइड में देखें तो इस साइड में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं, और इस साइड में भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली एक पर्वत श्रृंखला है जिसे नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है। और यह जो है तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ऊटी हिल स्टेशन है। कौन सा? तो ऊटी हिल स्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है 13 नंबर में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। तो देखिए, ग्राम सड़क योजना से तो राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई संबंध नहीं होगा। गाँव
गाँव को शहरों से जोड़ना, बिल्कुल सही है कि ग्रामीण शहरों का निर्माण इसलिए किया जाना है ताकि गाँव को जो है वो शहरों से जोड़ा जा सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना, ये भी नहीं होगा। बस सेवाओं का विस्तार करना, तो देखिए गांव में तो बस चलती नहीं है, तो ग्रामीण सड़क का सिर्फ एक ही मकसद है, गांव को शहरों से जोड़ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई? क्या 1851, 72, 81 या 1909? तो देखिए सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो, ये भी सवाल पूछा गया है। लॉर्ड मेयो के काल से सबसे पहली जनसंख्या मतलब जनगणना हुई थी। इसके बाद से जब नियमित जनगणना अगर आपको पूछ ले तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी से। यह लॉर्ड रिपन के काल से हुई थी। किसके काल से? लॉर्ड रिपन के काल से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। लास्ट बार 2011 में जनगणना कराई गई थी, लेकिन 2021 में जो जनगणना कराई गई है उसका डाटा अभी पब्लिश नहीं किया गया है। 15 नंबर सवाल है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 के जनगणना अनुसार? तो देखिए जनगणना के मामले में सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ये जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। और अपना जो बिहार है ये तीसरे नंबर पे आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का जो जनसंख्या है वो है 10 लाख और आगे कुछ भी है नहीं, 10 लाख प्लस है यहाँ की, सॉरी 10 करोड़ प्लस है बिहार की जनसंख्या। अगला है 16 नंबर में, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस दशक में रही? यानी किस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी? क्या वो 1961-71 का दशक था या 71-81-81-91 2001? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर जो मापा गया है वो 1961 से 1971 के दशक में। यहाँ पे जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं अगर जनसंख्या दर ऋणात्मक की बात करें कि माइनस में कब हुआ था जनसंख्या वृद्धि, तो ये हुआ था 1911 से 1921 के दशक में जो है जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चला गया था, ऋणात्मक में। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 17 नंबर सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवसादी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत या ब्लॉक पर्वत? तो हिमालय वलित पर्वत है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वलित पर्वत किसे कहते हैं? जैसे कि एक भूमि है, ठीक है, एक भूमि इधर है, एक भूभाग, एक दूसरा भूभाग इधर है, तो ये दोनों भूभाग जब आपस में नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे से जब टकराते हैं, तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ का जो ज़मीन है वो ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठने के बाद जो पर्वत बनता है उस प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर में, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धौलागिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा या कामेत? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत है कंचनजंगा, यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के एक मन में सवाल होगा कि K2 तो सबसे ऊंची पर्वत है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? भारत में सबसे ऊंची, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची बोलेगा तो आपको कंचनजंगा मारना है। लेकिन अगर भारत की पूछेगा, किसकी? भारत की अगर आपको पूछ ले तो आपको K2 देना है, यानी गॉडविन ऑस्टिन। क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन जो है यानी K2 जो पर्वत है ये है अभी POK के अंतर्गत है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो जिस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है उसमें है K2। तो यह भारत की है, लेकिन अभी फिलहाल ये भारत के पास नहीं है। वहीं जो भारत में है वो है कंचनजंगा, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, पर्वतों की आयु के अनुसार सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी मानी जाती है? हिमालय, सतपुरा, अरावली या सह्याद्री? तो देखिए पर्वतों की आयु के अनुसार सबसे जो पुराना पर्वत है, जो सबसे प्राचीन है, वो है अरावली पर्वत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान राज्य में, ठीक है। 20 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो देखिए
1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। वहीं अगर बात करें तो ये भारत के प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल थे लेकिन प्रथम वायसराय थे। चूंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया था, इसलिए आप ध्यान रखेंगे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल। 21 नंबर सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी गौतम बुद्ध जो है उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या गया में, सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी? तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं बुद्ध की पैदाइश कहाँ हुई थी या कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी में हुए थे। लुम्बिनी एक जंगल है, ये नेपाल में है और इसी जंगल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है 22 नंबर में, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला है? देखिए अगर भारत के नक्शे को बनाए तो ये देखिए गुजरात है। गुजरात के बाद इस तरह से जब हम लोग आ जाएंगे तो इस तरह से आगे बढ़ करके इधर से यह जो है इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो गुजरात है, यहाँ पे क्या है? गुजरात है। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद यहाँ गोवा है। गोवा के बाद ये है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है, सॉरी केरल आ जाता है। और इधर से तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद क्या आता है? तो आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आता है। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल आता है। इस प्रकार से आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5, इधर 5 राज्य जो है तटवर्ती राज्य हैं और इधर ये 6 7 8 9। इस प्रकार से भारत में जो है कुल 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। लेकिन इनमें से सबसे अधिक लंबा तट रेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, असम, मेघालय या उड़ीसा? तो काजीरंगा असम में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा जो है असम में एक और भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस और काजीरंगा ये दोनों असम में है। मानस जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 24 नंबर सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951 या 1955? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना करी गई थी 1950 ईस्वी में। जो पूरा डेट है 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग को स्थापित किया गया था। और इसी योजना आयोग के तहत 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर के 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। इस प्रकार से कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। और इसके बाद 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या किया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। ये ध्यान रखेंगे आप। 25 नंबर सवाल है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण का आधार क्या है? शिक्षा, आय, स्वास्थ्य या संपत्ति? तो गरीबी रेखा, यहाँ पे गरीब और अमीर का पता कैसे चलता है? आय से। जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जो कम कमाते हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 26 नंबर सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए निर्धारित किया जाता है? देखिए एमएसपी जो है ये सरकार द्वारा निर्धारित एक रेट है। जब किसान फसलों को लगाते हैं तो उससे पहले ये एक रेट निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने रुपए में जो है वो अनाजों को खरीदा जाएगा। तो इसे ही एमएसपी कहा जाता है। ये किसानों के लिए, किसके लिए है? किसानों के लिए है। 27 नंबर सवाल है, मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? कीमतों में गिरावट, उत्पादन में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि या आय में वृद्धि? तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई में वृद्धि, यानी कीमतों में वृद्धि, यानी सामान का दाम जो है दिन दिन बढ़ता जा रहा है, इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। 28 नंबर सवाल है, आर्थिक विकास का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? जनसंख्या, निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद या शिक्षा दर? देखिए हम अगर भारत को एक विकसित या एक विकासशील देश तब कहते हैं जब क्या होता है? जीडीपी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिन देशों की जीडीपी अच्छी खासी है वो विकसित देशों में शामिल होता है। तो यहाँ पे
आर्थिक विकास का जो है संकेतक वो क्या है, तो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है। 29 नंबर सवाल है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसी बंगाल के विभाजन के विरोध में, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और ये स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है और हमारे सेशन का अंतिम सवाल भी है। सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर क्या थी भारत की? ठीक है, भारत की कुल साक्षरता दर 68.5, 72.2 या 74.04%, या अगला क्या है 76.08%। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर थी। वहीं बात कर लेते हैं अगर पुरुष साक्षरता दर के बारे में, तो पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%, और महिला साक्षरता दर थी 65.46%। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को देखा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह के प्रश्नों का सीरीज़ आते रहेगा, चैनल के साथ जुड़ जाएं और वीडियोस को देखते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।